स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। बांग्लादेश का जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं खालिदा जिया, उनका डेथ हुआ है। कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस। 1971 के समय में बांग्लादेश एज ए इंडिपेंडेंट नेशन के रूप से सेटअप होता है और इंडिया के द्वारा आप देखिए इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया था बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर है रिगार्डिंग। बट स्टूडेंट्स लेटर फेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे जो मिलिट्री लीडरशिप है के द्वारा पावर को टेक ओवर कर लिया जाता है। जो बांग्लादेश के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको असेसिनेट है वो कर दिया गया था दौरान। स्टूडेंट्स इसी तरीके से 80s के समय में एक मिलिट्री लीडर हैं, उनकी हैंड के अंदर में पावर का कैप्चर होता है। उनके अगेंस्ट में जो खालिदा जिया हैं उनके द्वारा पीपल्स का जो मूवमेंट है उसको कैरी आउट किया गया और लेटर फेज के अंदर में इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होते हैं और इलेक्शन के बाद में इनके द्वारा बांग्लादेश का जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर के रूप से पोस्ट को सर्व है। हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनका इम्पोर्टेंट रोल है वो रहा है। स्टूडेंट्स फिर उसके लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि जो शेख हसीना है जो अदर इम्पोर्टेंट वुमेन लीडर हैं बांग्लादेश से रिलेटेड, उनका और खालिदा जिया का जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो आपको मिलेगा। वो कंटिन्यूस इलेक्शंस के अंदर में फाइट है उसको कैरी आउट है वो किया करते, जिसे कभी कभी पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर में बैटल ऑफ बेगम्स के रूप से भी प्रोनाउंस किया जाता है या बैटल ऑफ बेगम्स के रूप से भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर खालिदा जिया हैं उनका डेथ हुआ है और जो शेख हसीना जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं वो प्रेजेंट समय के अंदर एग्जाइल का सिचुएशन में है। तो कम्प्लीटली आपको यहाँ पे बैटल ऑफ बेगम से बांग्लादेश का जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक ट्रांजिशन का जो फेज है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और न्यूज के अंदर में खालिदा जिया हैं जिनको कि एज ए सार्क के लीडर के रूप से भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। इनके टेन्योर के दौरान में सार्क का जो समिट है वो इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो सार्क को अपना जो कोर ऑफ द हार्ट है उसके उसके करीब इन्होंने बताया था कि सार्क का इस्टेब्लिशमेंट होना है वो इम्पोर्टेंट। तो अब हमारी यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स आपको सार्क के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। सार्क बेसिकली है क्या? साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनका ये एसोसिएशन प्लेटफॉर्म के रूप से काम करता है। जैसे कि आप देखिए कि आसियान है, जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हैं उनका एसोसिएशन है आसियान नाम से जो कंट्रीज का। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है वो यही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कि साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनका एक एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में। अब इसको सेटअप किया गया 1985 के समय में, इसको सेटअप है वो किया गया। और आप देखिए कि बांग्लादेश का जो कैपिटल सिटी है ढाका, वहाँ पे ही इसको सेटअप है वो किया जाता है। या इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी ढाका के वहाँ पे ही सिचुएटेड है। अब देखिए कि हेडक्वार्टर जो है वो ढाका के वहाँ पे नहीं है। इसका जो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे आपको इसका हेडक्वार्टर है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे इसके जो ऑफिसेज हैं, जैसे कि आप देखिए कि सार्क का जो फंड है वो कि भूटान के वहाँ पे सिचुएटेड है। सार्क का जो आर्बिट्रेशन ऑफिस है वो पाकिस्तान के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर में इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज हैं वो सिचुएटेड हैं। कौन कौन से कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं? साउथ एशियन कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो इंडियन मैप के साथ में आप इसको याद रख सकते हो। अब देखिए कि इंडिया तो इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पिलर है सार्क के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। इंडिया के अलावा स्टूडेंट्स आपको पाकिस्तान भी इसका पार्ट मिलेगा। पाकिस्तान के साथ में आप देखिए कि बांग्लादेश भी इसका पार्ट है और श्रीलंका भी इसका पार्ट है। तो इस तरीके से ये 4 कंट्रीज हैं। श्रीलंका के नाइबर के अंदर में आप देखिए कि मालदीव है, तो मालदीव भी इसका पार्ट है। नेपाल और भूटान है वो भी इसका पार्ट है। और नेपाल और भूटान के अलावा स्टूडेंट 2007 के समय में अफगानिस्तान है उसको भी इंक्लूड है वो कर लिया गया था। 2007 के समय में अफगानिस्तान है उसको एज ए मेंबरशिप है वो दिया गया यहाँ पे सार्क के कंट्रीज के रूप से। तो टोटल कितनी कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं? 8 कंट्रीज इसके मेंबर हैं प्रेजेंट समय के अंदर। खालिदा जिया हैं, उनका इंडिया के साथ में एंगेजमेंट है वो किस तरीके से रहा? एक तो आप देखिए कि उन्होंने सार्क को एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के रूप से रिकॉग्नाइज किया है। सेकंड, इंडिया के साथ में उनका एंगेजमेंट है वो बेटर रहा है। कभी आप देखिए कि रिलेशंस हैं वो डिक्लाइन फेज के अंदर भी हुआ करते हैं बोथ कंट्रीज के।
तब ये यहाँ पे जो रिवाइवल फेज है उसको भी कैरी आउट है वो इनके द्वारा किया गया था इनके टेन्योर के समय में। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक और टर्म है वो न्यूज़ में रही है कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश का। तो इंडिया के अंदर में फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन रहे थे? तो स्टूडेंट्स आपको इंडिया के अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी हमारा फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर के रूप से सर्व हैं वो करते हैं। तो कंटिन्यूस आप देखिए कि इनिशियली तो इनके द्वारा 10 ईयर की रिगार्डिंग 10-11 ईयर के रिगार्डिंग में ये पावर के अंदर में रहा करते हैं। फिर इनका डिफीट होता है और फर्स्ट टाइम कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर में आती है जिसको कि हम जनता गवर्नमेंट के रूप से जानते हैं। और जनता गवर्नमेंट के बाद में आप देखिए कि कुछ समय के लिए वहाँ पे जो अलायंस का जो पार्टनरशिप है वो सेटअप होती है, बट फिर बाद में आपको इलेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। और इंदिरा गांधी जो इंडिया हमारी कंट्री का फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा फिर से पावर को टेक ओवर है वो किया गया था। काफ़ी लार्जर मेजोरिटी है वो उनका सिक्योर होता है इलेक्शन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी थे। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन थे इंडिया के अंदर में? तो आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर पोस्ट है उसको सर्व किया गया था सुचेता कृपलानी के द्वारा। इसके द्वारा स्टूडेंट्स, सुचेता सुचेता कृपलानी। आपसे अब देखिए कि आप यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली हो सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वुमेन जो आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर हैं वो कौन थे, किनके द्वारा उसको सर्व किया गया। तो ऐसे आपको जो जो जानकारी है वो जरूर से होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो खालिदा जिया हैं बांग्लादेश का फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्या स्टूडेंट, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है वो लार्जर नंबर्स के अंदर में है, तो क्या उन कंट्रीज के अंदर में भी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो खालिदा जिया के द्वारा ही अ, जो सर्व है वो किया गया है। तो आप देखिए कि खालिदा जिया से पहले पाकिस्तान के अंदर में बेनजीर भुट्टो हैं, उन्होंने पावर को टेक ओवर है वो किया। तो खालिदा जिया से पहले जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पे बेनजीर जो भुट्टो हैं उन्होंने, आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है या पॉलिटिकल जो पोस्ट है वो सर्व है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ। इंटरिम जो गवर्नमेंट हमारा फॉर्म होता है 1946 के समय में कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के बाद में, तो क्या इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर में भी किसी वुमेन लीडर के द्वारा जो मिनिस्टर का पोस्ट को सर्व किया गया था? या हमारा जो फर्स्ट कैबिनेट है उसके अंदर में भी कोई वुमेन जो मिनिस्टर हैं वो हुआ करते थे? तो स्टूडेंट्स, राजकुमारी अमृत कौर हैं जिनके द्वारा आप देखिए कि हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उसको सर्व किया जाता है। और हमारा जो एम्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में भी एक इंस्टीट्यूशन है पटियाला के अंदर में, उसके भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में उनका इम्पोर्टेंट रोल है वो रहा था। राजकुमारी अमृत कौर हैं जो फर्स्ट वुमेन हैं जो मिनिस्टर का पोस्ट को सर्व करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट इवन द फर्स्ट कैबिनेट के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसआईआर का ड्राइव के बारे में है। इलेक्टोरल रोल है उसको कंप्लीट वे के अंदर में एनालाइज किया जा सके। यहाँ पे जो न्यू वोटर्स का जो एनरोलमेंट हुआ है वो अपना जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश कर सकें। इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव है उसको कैरी आउट है वो किया। अब कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इलेक्शन कमीशन को मेंशन किया था कि सभी स्टेट्स के रिगार्डिंग में आपका जो जो फिक्स डेट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी स्टेट का जो, आप देखिए कि जो डेमोग्राफी है वो डिफरेंट है, किसी स्टेट का जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है वो डिफरेंट है। क्योंकि कुछ 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 स्टेट के वहाँ पे आप देखिए कि लोग हैं वो आइसोलेटेड प्लेसेज के अंदर में रहा करते हैं, कहीं पे डेंसली पॉपुलेशन है। तो उसी उसी सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे जो एसआईआर का जो डेट है उसको एक्सटेंड किया है उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे अनमैप वोटर्स हैं वो भी हुआ करते हैं। अनमैप वोटर्स हैं वो कौन हैं? 2002 के समय में जिनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका यहाँ पे नेम है वो हुआ करता था। उनका भी नेम है न्यू वोटर के रूप से, बट उनके द्वारा जो आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं दिया गया। क्या आप देखिए कि किसी तरीके से आइडेंटिटी है वो उनका इस्टेब्लिश नहीं हुआ, जिनको कि यहाँ पे अनमैप वोटर के रूप से कंसीडर हैं वो किया के रूप से स्टूडेंट्स, अनमैप वोटर के रूप से। तो ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर में अगर नेम नहीं आता है तो उनका हियरिंग किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकल लेवल के ऊपर में, जिससे कि आप देखिए कि उनका जो मैपिंग है वो कंप्लीट किया जा सके, उनका जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके।
एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या एसआईआर का ड्राइव हमारी कंट्री के अंदर में फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ है? फर्स्ट टाइम नहीं कंडक्ट हुआ स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस वे के अंदर में इसको कैरी आउट किया जाता है 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद में। अब देखिए कि इसको 13 टाइम्स है वो कंडक्ट किया जा चुका है, 13 टाइम्स इसको कंडक्ट किया जा चुका है। तो मीन्स इलेक्शन कमीशन समय समय पे इलेक्टोरल रोल है उसके वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में ऐसे जो ड्राइव्स हैं उनको किया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बांग्लादेश का एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उससे लिंकेज करते हुए कुछ लोग हैं जिनको कि यहाँ पे अरेस्ट है वो किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है, जमात दीन बांग्लादेश नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में इसका सिचुएशन क्या है? इंडिया के अंदर में आप देखें कि बैन है, तो इसके साथ में इन्फ्लुएंस रखने वाले, इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में किसी तरीके से कांटेक्ट रखने वाले जो पर्सन हैं जिनको कि अरेस्ट किया गया। तो स्टूडेंट्स इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर में अनस्टेबिलिटी है उसको क्रिएट करना, ये इनका बेसिक यहाँ पे मैंडेट था। तो आप देखिए कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पे ऑलरेडी आपको जो सिचुएशन है वो फ्रेजाइल सिचुएशन देखने के लिए मिलता है। एक तो म्यांमार के साथ में हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वो पोरस हैं। उसके अर्लियर फेज के अंदर में फ्री मूवमेंट रिजाइम है, फ्री मूवमेंट यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस हैं वो अवेलेबल हुआ करते थे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। तो इसका भी एक मिसयूज है जिसको कि कंसर्न्स को रेज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे कंसर्न हैं जिसकी वजह से आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कंटिन्यूस आप देखिए कि मणिपुर का जिस तरीके से सिचुएशन है, अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है। ऑलरेडी बांग्लादेश के जो लीडर्स हैं उन्होंने आप देखिए कि ग्रेटर बांग्लादेश नाम का एक टर्म है जिसको कि यूज किया गया था अपने इलेक्शन मूवमेंट के दौरान में। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश है वो टर्म क्या है यहाँ पे, और क्यों हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसके रिगार्डिंग में बांग्लादेश का इस तरीके का जो थिंकिंग प्रोसेस है या एस्पिरेशन है उनका इसके रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें कि ग्रेटर बांग्लादेश जो टर्म है वो क्या है। ग्रेटर बांग्लादेश टर्म एक न्यू टर्म है जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको प्रमोट करने का कोशिश किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट मैप्स हैं उनको यूज किया जाता है जिससे कि लार्जर एरिया है अपने कंट्रोल के अंदर बताया जाए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसकी कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसका एक इम्पोर्टेंस, और बांग्लादेश का इस तरीके से एक्सटेंशन है हमारे उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अराउंड में कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसको कनेक्ट करने वाला वो जो कॉरिडोर है उसके नियर बाई एरियाज के अंदर में बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सिचुएटेड है। रेडिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का सिचुएशन होना, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स का होना बांग्लादेश के अंदर में, और कंटिन्यूस जो स्टूडेंट वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा उस टर्म को यूज है वो किया जाए। अब देखिए कि कभी जो आसाम है, आसाम जो है उसको यहाँ पे सी कैटेगरी का जो स्टेट्स है उसके अंदर में डिवाइड, उसके अंदर में प्लेस है वो किया गया था कैबिनेट मिशन के दौरान में। फिर हमारा जो उस समय में जो हमारे लीडर्स हैं उनके द्वारा बेसिकली आसाम को इस तरीके से प्लेस करना, आसाम को डिवाइड करने का कोशिश करना, जिस प्रपोजल को रिजेक्ट वो कर दिया। आसाम के रिगार्डिंग में वहाँ के एक लीडर हैं जिनके पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया है कि गोपीनाथ बारदोलोई हैं जो उसके आसाम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को सर्व किए थे, और उन्हीं के एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से आज जो आसाम है वो इंडिया का पार्ट है, नहीं वो ईस्ट पाकिस्तान के वहाँ पे हो सकता था उस दौरान के अंदर में। तो स्टूडेंट्स गोपीनाथ बारडोलोई का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आसाम का इंडिया के अंदर इंक्लूजन के रिगार्डिंग में। और फिर आप देखिए कि आसाम का जो कंप्लीट टेरिटरी है उसके अंदर में भी एक सिलहट का एरिया है, सिलहट के वहाँ पे बेसिकली उस पार्ट को इंक्लूड करने के रिगार्डिंग में जो प्रपोजल है वो आता है कि उसको ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में इंक्लूड है वो किया जाए। तो ये कुछ हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान का हिस्ट्री रहा है। अब यहाँ पे बांग्लादेश का जो सिचुएशन के बारे में हमने देखा ही है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, बॉर्डर एरियाज हैं वो कम्प्लीटली आप देखिए कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन का जो एक्टिविटी है वो हुआ करती हैं। कम्प्लीटली जो बॉर्डर है वो यहाँ पे फेंसिंग है वो नहीं है, पोरस बॉर्डर का एरिया है, सेग्रीगेटेड बॉर्डर एरियाज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स का प्रेजेंस होना जिसकी की वजह से इंडिया के अगेंस्ट में ऐसा जो एक्टिविटी है वो आपको मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लोधी गार्डन के बारे में है, आप देखिए कि लोधी गार्डन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, दिल्ली के अंदर में। क्या ये ओनली लोधी डायनेस्टी से रिलेटेड है? आप देखिए स्टूडेंट्स लोधी डायनेस्टी से रिलेटेड है वो नहीं है।
यहाँ पे जो सैयद डायनेस्टी है उसके भी कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं वो सिचुएटेड। तो सैयद और लोधी डायनेस्टी हैं वो कब पावर के अंदर में हुआ करते थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपको जानकारी ये होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये दिल्ली सल्तनत का ये डायनेस्टीज हैं, दिल्ली सल्तनत है। तो फर्स्ट हम दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पे रीड करें। दिल्ली, अब देखिए कि बैटल ऑफ तराइन जो है, बैटल ऑफ तराइन जो 1191 के समय फोर्ट होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसके अंदर में जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है, उनका जीत होता है, उनका विक्ट्री होता है। बट 1192 के समय में पृथ्वीराज चौहान है, उनका वहाँ पे डिफीट होता है। और मोहम्मद गोरी हैं, मोहम्मद जो गोरी हैं, उनका वहाँ पे विक्ट्री है वो हुआ करती है। मोहम्मद गोरी के विक्ट्री के बाद में आपको मिलेगा कि उनके दो वहाँ पे स्लेव हुआ करते थे, जिनको कि उनके द्वारा एरिया कैप्चर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। इसमें एक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, एक आप देखिए कि उनके वहाँ पे एक खिलजी नाम से उनके बेसिकली स्लेव हैं वो हुआ करते। स्टूडेंट्स 1206 के समय में आप देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उनका डेथ होता है। डेथ होने के बाद में उनके जो स्लेव हैं उन्होंने ही पावर को सॉरी, मोहम्मद गोरी का डेथ होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पावर है उसको टेक ओवर कर लिया जाता है। और उसी के साथ में जो डायनेस्टी आती है जिसको कि स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। बाद में इसको ममलूक डायनेस्टी भी बोला करते हैं, कि ममलूक जो ट्राइब है उससे ये बिलोंग किया करते थे। इसके जो इनिशियल फाउंडर्स हैं, स्पेशली जो इल्तुतमिश नाम से जो फाउंडर है। और इसी स्लेव डायनेस्टी के अंदर में एक वुमेन लीडर है, उन्होंने भी 3-4 ईयर्स के रिगार्डिंग में रूल है वो किया था, जिसको आप देखिए कि रजिया सुल्तान के नाम से जाना करते। तो स्टूडेंट, स्लेव डायनेस्टी के बाद में आपको जो खिलजी हैं उनका पावर को देखने के लिए मिलता है। खिलजीज हैं वो पावर को टेक ओवर करते हैं। खिलजीज के बाद में आप देखिए कि जो तुगलक हैं वो पावर को टेक ओवर करते हैं, जिसमें एमबीटी नाम का एक रूलर है वो हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक हैं। तुगलक्स के बाद में आपको जो सैयद हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, कि जो तुगलक हैं उनके बाद में सैयद डायनेस्टी के द्वारा उस समय के लिए जो पावर है उसको टेक ओवर किया। सैयद के बाद में आप देखिए कि जो दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी। और इसी लोधी डायनेस्टी के जो इब्राहिम लोधी हैं, जिनको कि 1526 के समय में बाबर के द्वारा डिफीट करते हुए बैटल ऑफ पानीपत के अंदर में जो मुगल का जो रूल्स हैं उनको सेटअप किया। तो स्टूडेंट, लोधी डायनेस्टी के अंदर में यहाँ सॉरी लोधी गार्डन के अंदर में लोधी डायनेस्टी के जो सिकंदर लोधी हैं उनका यहाँ पे टॉम है वो सिचुएटेड है। सैयद डायनेस्टी से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स हैं उनका भी वहाँ पे प्लेस है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। लोधी गार्डन एक इम्पोर्टेंट प्लेस है दिल्ली के अंदर में, उसी की फोटो को यहाँ पे जो है वो किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग में अर्लियर फेज में कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़ को रीड किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन इशू किया कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ पे जो पोर्नोग्राफी है उसको प्रमोट किया जाता है, कंटेंट है वो बेटर सिचुएशन में नहीं है, तो उसको आप देखिए कि गवर्नमेंट है वो अपने एक्शंस को कैरी आउट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन इशू किया गवर्नमेंट को कि कंटेंट वहाँ पे बेटर नहीं है, एक नॉर्मल पब्लिक है उसके व्यू के रिगार्डिंग, और किसी ना किसी तरीके से ऑब्जेक्शनल वे के अंदर में आप देखिए कुछ कंटेंट को प्रमोट है वो किया। गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, कुछ यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन है वो किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके थ्रू पावर को यूज करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया, जिनके द्वारा बेटर जो कंटेंट है उसको नहीं प्रमोट किया जाता है, या कंटेंट का जो क्वालिटी है वो काफ़ी आप देखिए कि सोसाइटल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए उसको ऑब्जेक्ट है वो किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लार्जर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो लार्जर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अराउंड 50 लाख के आसपास यूजर हैं। कितने यूजर हैं? 50 लाख के आसपास यूजर हैं। तो उनको बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा अब कहा गया है कि उनके द्वारा जिस ऐसा कोई भी कंटेंट है जो पोर्नोग्राफी को प्रमोट करता है, चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में कोई कंटेंट है, तो उसको आप देखिए कि आपको टेक डाउन है वो करना। नहीं तो स्टूडेंट, जो सेफ हार्बर का यहाँ पे सेफ हार्बर का जो प्रोविजन है, सेफ हार्बर क्या है बेसिकली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे अगर यूजर कोई कंटेंट को प्रमोट करता है तो यूजर आप देखिए कि उसके लिए लाइबल है। यहाँ पे जो जो प्लेटफॉर्म है वो लाइबल नहीं है। एक सारा सेफ हार्बर का प्रोसेस है जो कि आईटी एक्ट्स का जो इंटरमीडिएटरी एक्ट्स है जिसके थ्रू इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे जो जो सेफ्टी है वो प्रोवाइड किया गया है।
बट अगर वो गवर्नमेंट का जो डायरेक्शंस है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इसके लिए लाइबल होंगे अगर उनके द्वारा किसी तरीके से ऐसा कंटेंट है उसको प्रमोट है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक के ऊपर में गए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम स्ट्राइक के बारे में रीड करेंगे। कुछ दिनों पहले हमने राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में रीड किया था। इसके बारे में स्टूडेंट्स, राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में। राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो आपका आर्टिकल 19 के अंदर में डायरेक्टली वे के अंदर तो नहीं दिया गया, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू आप अपने जो सेंटीमेंट हैं उनको रख सकते हो, चाहे आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर में लिखना हो। फिर आप देखिए कि आपको एसोसिएशन का फॉर्मेशन कर सकते हो, आप वहाँ पे इंडिया के अंदर में मूवमेंट को कैरी आउट कर सकते हो, क्योंकि इंटरनल मूवमेंट का जो पावर है वो भी आपको आर्टिकल 19 के ही थ्रू है। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 19 में इस तरीके से प्रोटेस्ट का जो पावर है उसको मेंशन किया गया है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो भी आपके ऊपर अप्लाई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, राइट टू स्ट्राइक जो है, जो आपका यहाँ पे राइट टू स्ट्राइक है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर में कवर किया गया है, इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर में नहीं कवर किया गया। तो इंडस्ट्रियल लॉज हैं उसके अंदर में इसको कवर है वो कर लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्ट्राइक क्यों किया गया है? गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया कि सिस्टमेटिक वे के अंदर में उनको जो लेबर के रिगार्डिंग में जो एंटाइटलमेंट होना चाहिए, जो बेसिक लेबर राइट्स होने चाहिए, उसका उसके उसके रिगार्डिंग में कंटिन्यूस उनका एक्सप्लॉइटेशन है, राइट्स उनको अवेलेबल हैं, वो नहीं हुआ करती। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनका संख्या कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है। कुछ ऐसा आप देखिए कि इस तरीके के भी प्लेटफॉर्म्स इमर्ज हुए हैं कि 10 मिनट के अंदर में आपको डिलीवरी है वो कैरी आउट करने होगा। कभी कभी जो पर्सन यहाँ पे डिलीवरी को किया करता है उसका जो सेफ्टी है, कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि 10 मिनट के अंदर में उनको डिलीवरी के लिए जाना था, उनके एक्सीडेंट हुए हैं, उनका जो लाइफ है उनका वहाँ पे लॉस्ट है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेन करे तो उनके द्वारा स्ट्राइक है वो किया गया। रिसेंटली आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो लेबर कोड बिल्स हैं वो लाए गए थे, जिसके थ्रू यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का जो एक्ट है, जो कोड है सोशल सिक्योरिटी का, उसके थ्रू आप देखिए कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको जो सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करने का कोशिश किया। हमारी कंट्री के अंदर में प्रेजेंटली आप देखिए कि 1 करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स हैं वो ऑपरेट किया करते हैं। आने वाले 4 to 5 ईयर के अंदर में ये जो पॉपुलेशन का जो संख्या है इस सेक्टर में वर्क करने वालों का, वो आप देखिए कि 2.5 करोड़ के आसपास या 2.35 करोड़ के आसपास है वो रहेगा। तो इस एरिया को भी गवर्नमेंट बेटर वे के अंदर में यहाँ पे डील करे। नेक्स्ट आप देखिए कि केरल का जो लिटरेचर फेस्टिवल है जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है स्टूडेंट्स, कोझिकोड के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। तो कोझिकोड के अंदर में स्टूडेंट जब भी लिटरेचर के बारे में मेंशन किया जाए तो आपको याद होना चाहिए यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो कि 2004 के समय में यूनेस्को के द्वारा सेटअप किया गया था। तो उसके अंदर में एज ए लिटरेचर सिटी का जो टाइटल है वो दिया गया था कोझिकोड को, लिटरेचर सिटी, इंडिया का लिटरेचर सिटी का टाइटल इसको दिया गया। अब केरल का जो लिटरेचर फेस्टिवल है जिसके अंदर सुनीता विलियम्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉट हैं, उनके द्वारा पार्टिसिपेट है वो किया जाएगा। यहाँ पे हमने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में देखा, इंडिया का जो लिटरेचर सिटी है कोझिकोड उसके बारे में देखा। एक आप देखिए कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट सिटी है जो इस कन्वेंशन जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है जिसके थ्रू डेजिग्नेट किया गया था, उस सिटी का नाम है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग फर्स्ट सिटी है जिसको कि एज ए लिटरेचर का क्रिएटिव सिटी का टाइटल है वो मिला था। नेक्स्ट आप देखिए कि ये किस किस कैटेगरी के अंदर में क्रिएटिव सिटी का टाइटल है वो दिया करता है। फर्स्ट आप देखिए कि क्राफ्ट के रिगार्डिंग में, कि क्राफ्ट एंड फोक आर्ट है उसको प्रमोट करने वाला कोई सिटी हो। सेकेंड आप देखिए कि डिजाइन का कोई सेक्टर है कि डिजाइन को प्रमोट करता हो कोई सिटी यहाँ पे। थर्ड स्टूडेंट्स, फिल्म के रिगार्डिंग में है कि फिल्म को प्रमोट करने वाले सिटीज हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई है। फिर आप देखिए कि गैस्ट्रोनॉमी है, गैस्ट्रोनॉमी मीन्स कि फूड को प्रमोट होता है किसी सिटी के अंदर में, वहाँ का फूड का जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है। स्टूडेंट्स, आपको मीडिया आर्ट्स है वो भी आपको मिलेगा, मीडिया आर्ट्स है ये भी एक कैटेगरी है। मीडिया आर्ट के अलावा स्टूडेंट्स म्यूजिक है और लिटरेचर है जिसमें हमारा कोझिकोड है। इंडिया का कौन कौन सा सिटी है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में? फर्स्ट आप देखिए कि जयपुर है हमारा। जयपुर है वो किस कैटेगरी में है? क्राफ्ट का कैटेगरी में, क्राफ्ट वहाँ पे प्रमोट हुआ करता है।
जयपुर के बाद में स्टूडेंट्स मुंबई है। मुंबई किस कैटेगरी में है? मुंबई है स्टूडेंट्स फिल्म का कैटेगरी के अंदर में, फिल्म कैटेगरी के अंदर में। फिर आप देखिए कि हैदराबाद है। हैदराबाद किस कैटेगरी में है? गैस्ट्रोनॉमी। हैदराबाद का बिरयानी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर आप देखिए कि वाराणसी है। वाराणसी जो है वो म्यूजिक के अंदर में है। वाराणसी म्यूजिक का कैटेगरी के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चेन्नई है। चेन्नई किस कैटेगरी में है? वो भी म्यूजिक का ही कैटेगरी के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स ग्वालियर जो कि तानसेन का सिटी है, ग्वालियर, वो भी आप देखिए कि म्यूजिक कैटेगरी के अंदर ही इंक्लूड हुआ। श्रीनगर है वो भी क्राफ्ट के अंदर में है। और कोझिकोड जो है वो लिटरेचर के अंदर में है। और रिसेंटली कौन सा सिटी इंक्लूड हुआ? लखनऊ। वो आप देखिए कि गैस्ट्रोनॉमी, वहाँ का जो फूड है, अवध का जो फूड है उसकी रिगार्ड। कश्मीर के पर्सपेक्टिव से कल हमने रीड किया था, कुछ पॉइंट्स वहाँ पे हम नहीं इंक्लूड कर सके थे। अब देखिए कि कश्मीर जो बुद्धिज्म को किस तरीके से, बुद्धिज्म के रिगार्डिंग में उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लद्दाख और कश्मीर के बारे में जब रीड किया करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में, वहाँ पे बुद्धिज्म का जो प्रैक्टिस है वो आपको मिलेगा। और अभी आप देखिए कि कश्मीर का जो बारामुल्ला का एरिया है वहाँ पे एक्सकवेशन का जो प्रैक्टिस किया गया, और कुछ जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड जो थिंग्स है उनका प्रेजेंस वहाँ पे मिला है, वो शो करता है कि कैसे बुद्धिज्म की रिगार्डिंग में कश्मीर का जो इम्पोर्टेंस है रहा है। स्टूडेंट्स एक तो इसका जोग्राफिकल लोकेशन है वो यहाँ पे रीजन है। जोग्राफिकल लोकेशन किस तरीके से, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि गंधारा स्कूल एग्जिस्ट किया करता था। फिर हमारा नॉर्दर्न इंडिया का स्कूल्स हैं जो एग्जिस्ट करते थे, तो उनके बिटवीन के अंदर में इसका जोग्राफिकल लोकेशन है उसका प्रेजेंस होना। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो नागार्जुना है जिनके द्वारा मध्यमी का स्कूल है उसके उनका भी प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है कश्मीर के अंदर में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो बुद्धिज्म का जो एक पाथ है कि मध्यम मार्ग आपको फॉलो करना है, और कश्मीरियत का जो आइडेंटिटी है उसको आप देखिए कि प्रमोट है वो यहाँ पे करेगा। और ये जो एरियाज हैं इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर हैं वो रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे शारदा पीठ है वो भी सिचुएटेड है। जैसे कि वहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है जिसको भी ऑर्गेनाइज किया गया कनिष्का के द्वारा। और जो आशुघोषा और वासुमित्रा हैं जो उसको प्रिसाइड किया करते हैं उस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो एमजी नरेगा है जिसको कि सुपरसीड करने वाला विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण है, तो उसके बारे में आप देखिए कि मेंशन किया गया है अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा। यहाँ पे जो राजस्थान के फॉर्मर सीएम हैं उन्होंने यहाँ पे स्कीम को डिसमेंटल करना, कंप्लीटली पुअर पर्सन उनको हिट करेगा। आर्टिकल 41 का वायलेशन के बारे में भी हमने रीड कर चुके हैं कि राइट टू वर्क को इंश्योर किया करता था नरेगा, और उसके अगेंस्ट में बताया गया है अपोजिशन लीडर्स के द्वारा। पंजाब का असेंबली है उन्होंने तो आप देखिए कि एक रेजोल्यूशन है उसको ही प्रपोज किया है वहाँ का जो असेंबली है उसके अंदर में, कि जो एमजी नरेगा है उसको जो पास किया गया जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे काम है वो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आप देखिए कि रेलवे के बारे में है। रेलवे सेफ्टी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेलवे के अंदर में, और समय समय पे जैसे इंसिडेंट सामने आने लगे हैं, वैसे तो आप देखिए कि ओवर द ईयर्स जो इंसिडेंट्स है वो रिड्यूस हुए हैं, जिसकी नंबर ऑफ कैजुअलिटीज को अगर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए, तो पहले के ईयर्स में जिस तरीके से कैजुअलिटी हुआ करती थी रेलवे एक्सीडेंट्स के अंदर में, जो ओवर द ईयर्स यहाँ पे रिडक्शन के अंदर में है। फिर भी आप देखिए कि कुछ दिनों पहले हमने फायर के बारे में रीड किया कि एक ट्रेन के अंदर में फायर का इंसिडेंट आता है, तो इंडियन रेलवे को आप देखिए कि इन केसेज को एग्जामिन करने का ज़रूरत है जिससे कि बेटर रिजल्ट्स वो हम गेन। इंडिया न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में तो आप देखिए कि कल का न्यूज़पेपर के अंदर भी ये मेंशन था, इन्वेस्टमेंट होगा, इंडिया का मोबिलिटी होगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम क्यों साइन कर रहे हैं मैक्सिमम यहाँ पे, जिससे कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हमारा जो बेटर जो एक्सपोर्ट है उसका डेस्टिनेशन है उसको कैरी आउट है वो कर सके। तो स्टूडेंट्स इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पे इकोनॉमी है वो बना है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में मेंशन है कि कैसे इंडिया यहाँ पे जापान को टेक ओवर करते हुए, और हमारा जो इकोनॉमी के अंदर में जो बूस्टनेस है उसके बारे में बताया गया कि हमने जो यहाँ पे 4.18 जो ट्रिलियन डॉलर का आप देखिए कि जो हमारा इकोनॉमिक साइज है, हमारा जो आरबीआई है उसका भी रोल बताया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू, जो पर्सनल कंजप्शन है उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में कैसे उन्होंने रोल प्ले किया मनी के सर्कुलेशन के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एक स्टूडेंट हैं जिनको कि जिनके अगेंस्ट में जो रेसिज्म है उसका केस देखने के लिए मिला है।
तो इंडिया आप देखिए कि सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंडिया सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि 1965 का है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के जो ऑल फॉर्म्स हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऑल फॉर्म्स को हम यहाँ पे एलिमिनेट हैं वो करेंगे। हमारे यहाँ पे जो जो आईपीसी के जो लॉज प्रोविजंस हुआ करते थे, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में जो प्रोविजंस हैं उनको कंटेन किया करते थे। तो समय के साथ में जो किसी रीजन स्पेसिफिक जो यहाँ पे आप देखिए कि केसेस सामने आने लगे हैं, जैसे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग में स्पेशल प्रोविजंस उनको क्रिएट है वो किया जाए। फिर आप देखिए कि 2014 का वो केस है जिसके बाद में एक कमेटी बनता है, उन रिकमेंडेशंस को यहाँ पे ले एग्जिस्टेंस में लाया जाए। कमेटी है वो कौन सा था, बेज बरुआ की कमेटी है, बेज बरुआ कमेटी है। 2014 के उस इंसिडेंट के बाद में उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करता है, काशी और तमिल का जो संगमम है तो उसको यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा मेंशन किया गया है कि कैसे यूनिटी को प्रमोट किया जाता है। डिफेंस सेक्टर के अंदर में नया जो अचीवमेंट है उसको यहाँ पे बताया गया है, कल भी हमने रीड किया था डिफेंस सेक्टर के ही रिगार्डिंग में। और जो वाटर है उसका क्वालिटी आप देखिए कि बेटर नहीं होने की वजह से कैजुअलिटीज हैं वो मध्य प्रदेश के वहाँ पे सामने आई हैं। स्टूडेंट्स, वाटर्स है जो एयर है वो हर एक पर्सन का राइट है। आर्टिकल 21 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट भी इसको ऑब्जर्व कर चुका है। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के पर्सपेक्टिव से पर्सन को राइट है ये चीज। न्यूजीलैंड के साथ में जो हम यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उन्होंने अपोज किया है। पहले यूएस के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि इनका अपोज था कि अलाउ नहीं किया जाए। बट स्टूडेंट्स, एप्पल जो है वो पुअर मैन है, वो कंज्यूम नहीं कर पाता है। अगर यहाँ पे अदर कंट्रीज से अलाउ होता है और कम रेट के ऊपर में एप्पल का अवेलेबिलिटी होता है तो पुअर जो पर्सन है उनके लिए भी आप देखिए कि अवेलेबिलिटी है वो बेटर रहेगा, तो वो 1 ईयर के अंदर में हो या 2 ईयर के अंदर में हो। डोमेस्टिक फार्मर्स का अपना जो रेट है उसके रिगार्डिंग में वो इस कंसर्न्स को रेज करते हैं। स्टूडेंट, जो जॉर्ज है वहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली अल्मोड़ा का इंसिडेंट उसको बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो साउथ साउथ ट्रांजिशन काउंसिल है, जो सदर्न पार्ट है यमन का, जो कि हुतीज के अगेंस्ट में रेबल ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा आप देखिए कि जिसमें भी राइवलरी है वो देखने के लिए मिला है। सऊदी अरेबिया की वहाँ पे बॉम्बिंग किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात है जिसके जो 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 बैक किया जाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सऊदी के एरिया को कैप्चर है वो कर लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईरान के द्वारा आप देखिए कि ईरान है उसने जो कनेडियन नेवी है उसको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से डेजिग्नेट किया है। एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वेनेजुएला के बारे में है जो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। और स्टूडेंट, सीरिया के अंदर में जो फॉर्मर लीडर थे उनसे साथ में जो एसोसिएट जो लोग हैं जिनको कि अरेस्ट वो किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।